हेलो। तो स्पीच का हम पेपर ले रहे हैं, मॉडल पेपर। तो हम देखेंगे, हमारा 2 घंटे का पेपर है इस बार का। 45 नंबर का है। पेपर पैटर्न बदला हुआ है। पहला क्या है, बहुविकल्पी है। तो हम पहले प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि बहुविकल्पी नंबर 1। बहुविकल्पी 10 नंबर का है। एक एक नंबर का एक एक प्रश्न रहेगा जो कि। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं कि मनुष्य की पहचान होती है, किससे होती है? कपड़े से होती है, वाणी से होती है, शरीर से होती है, या गहने से होती है? वाणी से। तो हम आप बता सकते हैं कि किससे होती है। तो हम, ये हमारा जो है इसका दूसरा ए जो है ये सही है। दूसरा सही है कि उसकी वाणी से होती है, कपड़े से नहीं होती। कपड़े से नहीं होती, गहने से नहीं होती, शरीर से। उसकी पहचान उसकी वाणी से होती है कि वो कैसी वाणी बोल रहा है। फिर है कि फिर हम दूसरा प्रश्न लेते हैं की आवाज आ रही। सिमरन चौधरी बी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बताया बी, वेरी गुड। फिर है कि दूसरा प्रश्न है, श्वसन व्यवस्था का मुख्य अंग है। हृदय है, किडनी है, फेफड़ा है, या स्वर पेटी है? इसमें से, इन चारों में से क्या है जो है कि। तो हम देख लेते हैं क्या है। हृदय है, किडनी है, फेफड़ा है, स्वर पेटी है। तो अगर आपको जवाब आ रहे हो तो आप जवाब देते भी रहिए। तो फेफड़े, हम फेफड़े के द्वारा ही श्वास लेते हैं। तो जो है हमारा सी जो है हमारा राइट आंसर है। फिर हम तीसरा प्रश्न लेते हैं कि ओष्ठ पठन द्वारा उच्चारित होने वाला साउंड या ध्वनि कौन सी है? क है, क है पहला। फिर त है, बी, सी, च है, डी, प है। तो कौन सी है जो है कि प? प हम ओष्ठ पठन द्वारा मतलब कि बाइलेबियल साउंड है। तो ये है बाइलेबियल साउंड है। कौन है? डी, डी, डी। कौन सी बोला भाई? नहीं, सी नहीं होगा, सिमरन चौहान। ओष्ठ मतलब कि ओठों के द्वारा बाइलेबियल साउंड। तो प है जो कि ओठों के द्वारा, हमारे ओष्ठों के द्वारा बोला जाता है। तो ये है। अच्छा, आपने एक बार करेक्ट किया, ओके, गुड, वेरी गुड। तो इसका है कि पोस्ट पठन या बाइलेबियल इंग्लिश में भी आ सकता है, क्योंकि पेपर हो सकता है इंग्लिश में आए। तो आप ध्यान देना कि कौन सा है। तो फिर उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि ओष्ठ पठन वाला। तो प, फ, ब, भ, ये चारों ओष्ठ पठन के हैं। तो आप ध्यान देना, अगर क आता है तो क व्हीलर साउंड है, वो कंठ से बोला जाता है। त है तो त जो है कि हमारे दांत की सहायता से बोला जाता है। तो जो है कि इसमें से कोई भी आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, इसके बारे में बताया भी हुआ है। फिर है कि चौथा प्रश्न मैं लेती हूँ कि समझने के लिए जो क्षेत्र जिम्मेदार है, समझने के लिए, समझने के लिए कौन सा क्षेत्र जो है वो जिम्मेदार है? ब्रोकाज एरिया, ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, वर्निक्स क्षेत्र, या श्वसन व्यवस्था? क्या जो है कि है जिम मतलब किस क्या किसके द्वारा हम समझते हैं? तो आप अगर उत्तर दे रहे हैं तो ठीक है। कौन दे रहा है भाई? नहीं, वही है। ओके, चौथे का आप लोगों ने दिया उत्तर। हाँ, तीसरे का दिया है आपने। तो कौन सा है? अभी तुरंत चैट करके अगर आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। नहीं तो श्वसन व्यवस्था नहीं है समझने के लिए।
सॉरी, ए ब्रोकाज एरिया भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है। वर्निक्स क्षेत्र जो है, वर्निक्स क्षेत्र जो है हमें समझने के लिए जिम्मेदार होता है हमारा, क्योंकि हाँ हमारे सारे समझने के होते हैं। तो हम इसमें का जो है ये सी जो है ये सही आंसर है। तो आप इस पर जो है कि टिक कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जबकि आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, फिर पांचवा प्रश्न हमारा आता है कि पांचवा प्रश्न है कि नासिक व्यंजन से समाप्त होने वाला शब्द है। नासिक व्यंजन यानी नेजल साउंड, जो नेजल नेजल साउंड होते हैं कि मतलब कि नेजल कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। मैंने ये भी बहुत अच्छे से चार्ट के द्वारा बताया था जब मैं ले रही थी क्लास। तो कौन कौन से नेजल साउंड समाप्त होने वाला शब्द कौन सा है। ए, मिनट आपको पेंसिल यूज करूं। कप, कप है। ए, बी नीम है। सी सूप है। या डी हल है। तो कौन सा है इसमें, इसमें सही आंसर कौन सा है मैं देख लेती हूँ आप लोगों का क्या आया है। बी, वेरी गुड हरवन चौधरी, बी सिमरन चौधरी, हरवन गढ़वी, सिमरन चौधरी बी, वेरी गुड। नीम, न भी नेजल साउंड है और म भी नेजल साउंड और निजाम जो है नासिक ध्वनि है। तो जो है कि बी जो है वो सही आंसर है। फिर हम आगे का लेते हैं कि जिस ध्वनि का उत्पत्ति दो ओष्ठ के सहयोग से होती है उसे कहते हैं। जिन ध्वनि की उत्पत्ति दो ओष्ठ से होती है उसे कहते हैं डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, हम देख लेते हैं क्या कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, दंत कहते हैं या मूर्धन्य कहते हैं या ओष्ठ ध्वनि कहते हैं या कंठ ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें से। आप लोगों को उत्तर मैं पहले देख लेती हूँ कि बी, बी बी आप लोग उत्तर दे रहे हैं। प्लीज उत्तर अगर आ रहे हो आंसर इसके तो आप दीजिए। सी, हरवन गदवी सी, वेरी गुड। सी, सी जो है ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ मतलब कि जो ओठों से बोली जाती है। आगे इससे रिलेटेड प्रश्न था लेकिन वो दूसरे तरह से पूछा गया था कि ओष्ठों से जो हमारा दोनों ओठ मिलने से हम बोलते हैं, सहयोग से ध्वनि निकालते हैं तो उसे ओष्ठ ध्वनि बोलती हैं। तो ये सी वाला जो है ये सही आंसर है हमारा। फ्रिकेटिव ध्वनि, फ्रिकेटिव ध्वनि में क्या कौन कौन सी ध्वनि है। एक संघर्षी ध्वनि होती है, एक असंघर्षी ध्वनि होती है। एक फ्रिकेटिव, एक अफ्रिकेटिव। तो इसमें क्या है कि हम देख लेते हैं कि कौन सा है। क है, म है, सी वाला स, डी वाला ज। तो कौन सी ध्वनि है फ्रिकेटिव, मैंने उसमें भी बताया था। अगर आप वीडियो पिछली देखेंगे तो आपको पता चलेगा। प्लीज आपके आंसर। सी, सी ओके, हाँ वेरी गुड। सी ही है। सी जो है वो फ्रिकेटिव ध्वनि स है। जो स, श एंड श, जो तीनों स हैं वो फ्रिकेटिव ध्वनि है। वो अलग अलग जगह से उच्चारण होता है लेकिन ये फ्रिकेटिव ध्वनि में आते हैं। हम लेते हैं आठवां प्रश्न है बहुविकल्पी का कि बच्चा अपना पहला शब्द किस उम्र में बोलना शुरू करता है। बच्चा, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। बच्चा अपना पहला शब्द किस उम्र में बोलना शुरू करता है। और प्लीज आपको आंसर अगर आ रहे हो तो तुरंत आप जवाब देते जाइए। तो पहला शब्द ए है 8 माह, बी है 6 माह, सी है 1.5 वर्ष और डी है 1 वर्ष। तो प्लीज आपके जवाब का मैं इंतजार पहले करूंगी कि आपके जवाब आपके पास हैं क्या। पहला शब्द, बहुत बार बताया है कि बच्चा पहला शब्द किस उम्र में बोलना शुरू करता है। अर्थपूर्ण शब्द, पहला शब्द बोलना कब शुरू करता है।
सिमरन चौधरी ए, नहीं 8 माह में तो नहीं बोलता है, वो बबलिंग का उसका आता है, और इकोलोलिया वगैरह वो करता है, नकल करना सीखता है। तो ए 8 माह, 6 माह, सी 1.5 वर्ष, डी 1 वर्ष। आपके उत्तर आपके पास नहीं है। ओके, मैं बता देती हूँ कि 1 वर्ष, 1 वर्ष में बच्चा जो है अपना पहला शब्द बोलना शुरू कर देता है। पहला शब्द 1 वर्ष में वो मीनिंगफुल शब्द बोलता है, बाबा, पापा, जो है ये शब्द जो है बोलना शुरू होता है। तो 8वां का डी सही है, 8वां का डी आंसर जो है वो सही होगा। तो इसी तरह आप अपनी प्रैक्टिस खुद देख सकते हैं कि आप कितना कर सकते हैं। ये एक मॉडल पेपर तो मैंने वैसे ही तैयार किया है। फिर हम 9वां देखते हैं कि 9वां क्या है, सॉरी, हाँ 9वां कि ब्लेंड्स व्यंजन का उदाहरण है। ब्लेंड्स व्यंजन कि जो दो व्यंजनों को मिलने से बनता है, उसे ब्लेंड्स कहते हैं। मैं इसको बता दूं पहले आपको कि जो दो व्यंजन मिलते हैं तो उसे ब्लेंड्स कहते हैं। तो उसका उदाहरण है क्या है, ब्लेंड्स व्यंजन का उदाहरण क्या है, पापा, ए, बी, बस, 1 मिनट, मुझे नेक्स्ट स्लाइड लेना है। ओके, फिर आता है कि जो है सी कंठ, डी ट्रेन। तो ब्लेंड्स व्यंजन का क्या उदाहरण है, ब्लेंड्स, आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए कि मैंने पहले बता दिया कि जो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है उसे ब्लेंड्स व्यंजन कहते हैं। तो क्या हो सकता है, प्लीज आपके उत्तर को नहीं आ रहे हैं प्रश्न। ए पापा, बी बस, सी कंठ, डी ट्रेन। ट्रेन, ट्रेन, ट और र मिला हुआ है। आप यहाँ एकदम थोड़ा सा माइंड लगाते तो आपको पता चल जाता कि इसका उत्तर डी ही होगा। ठीक है, ब्रेन, ट्रेन, क्रेन, ये सब ब्रेन्स हैं, ब्रेन के भी वो हैं, उदाहरण है। तो जो है कि 9वां का जो है वो डी सही होगा। ठीक है, फिर अगला आता है कि 10वां वाला लास्ट बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है कि नॉन सेगमेंटल में आता है, नॉन सेगमेंटल में आता है, बहुत ध्यान दीजिएगा तभी आपके पास उत्तर मिलेगा कि नॉन सेगमेंटल में क्या आता है। 1 मिनट में पेंसिल कलर यूज करूं। हाँ, क्या आता है, ए पिच यानी तारत, बी लघु स्वर मतलब सेमी वॉवेल्स, सी संयुक्त स्वर, डी स्ट्रेस। क्या आता है, 1 मिनट, किसी का आया हुआ है ए। ओके, वेरी गुड, ए पिच, नॉन सेगमेंटल में पिच लाउडनेस क्वालिटी आता है, वेरी गुड हरवंत। तो पिच जो है इसका राइट आंसर है, तारत जो है इसका सही आंसर है। फिर हम आगे का लेते हैं कि सही एवं गलत, सही एवं गलत, सही एवं गलत बताएं। दूसरा प्रश्न है, ये 5 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के हैं, हमने 10 नंबर का कर लिया 45 नंबर में। तो ये 5 जो है दूसरा प्रश्न है, सही गलत 5 प्रश्न है 5 नंबर के। कि पहला, स्वर तंत्रों के कंपन के द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति होती है। मैंने जब पढ़ाया था आपको फोनेशन, फोनेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, और मैंने जब वो बताया था आपको कि जब मैंने ओवरलेड फंक्शन बताया था तो उसमें भी बताया हुआ था। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपके पास आंसर होगा कि स्वर तंत्रों के कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। जी, ये सही आंसर है। कौन है सही, हाँ वेरी गुड हरवंत, सही। तो ये जो है इसका जो है कि ये राइट आंसर इसका ये है, जो है ये सही है। लगाती हूँ, ये सही है, ये सही है, बी है।
कठोर तालु एक निष्क्रिय उच्चारक है। ये भी मैंने जब पढ़ा रही थी तो मैं एक्टिव एंड पासिव आर्टिकुलेशन बताया था कि सक्रिय एंड निष्क्रिय। तो कठोर तालु एक निष्क्रिय उच्चारण है। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। तो ये भी सही उत्तर है, दूसरा भी जो है ये सही है। फिर तीसरा कि ब और ग वॉइसलेस व्यंजन है। ब और ग क्या वॉइसलेस व्यंजन है? मैंने चार्ट पर बहुत अच्छे से बताया था कि वॉइस्ड कौन से हैं और वॉइसलेस कौन से हैं। तो आप प्लीज उत्तर दीजिए कि ग और ब वॉइसलेस व्यंजन है कि वॉइस्ड है, क्या है? वॉइसलेस है, क्या है? आपके पास उत्तर है, कौन है? नहीं, ब और ग वॉइसलेस नहीं है। जो कि जो पहले का होता है क और ख वॉइसलेस होता है, और ग और घ वॉइस्ड होता है। तो ये दोनों बीच के हैं, पीछे के हैं, तीसरे नंबर के हैं। तो ये दोनों वॉइसलेस नहीं है, ये दोनों वॉइस्ड हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। फिर अगला मैं लेती हूँ बी वाला कि एवीटी का पूरा नाम ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग है। आंसर आपके ऑडिटरी एवीटी का पूरा नाम ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग है। आंसर नहीं भाई, सब सही नहीं है, सब सही नहीं है। और एवीटी का पूरा नाम ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग है। नहीं, एवीटी का पूरा नाम ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है। तो ये जो है ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, फिर हम चौथे में आते हैं। चौथे में आते हैं कि ऑडिटरी ग्लोबल विधि श्रवण बाधित बच्चों को सिखाने के लिए है। आपके उत्तर ऑडिटरी ग्लोबल विधि, मैंने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया हुआ था कि ऑडिटरी ग्लोबल विधि सही है या गलत है? प्लीज उत्तर। ठीक है, मैं बता देती हूँ, ये सही आंसर है कि ऑडिटरी ग्लोबल, ऑडिटरी वर्बल, मल्टी सेंसरी, ये सब जो विधियां हैं, ये सब जो है डेफ बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आती हैं। तो ये जो है राइट आंसर है। दो ऊपर के दो सही हैं, बीच के दो गलत हैं, और जो है आखिरी वाला ये जो है सही है। तो ये सही गलत का हो गया। अभी हम आगे जाते हैं, मैम। बढ़ते हैं हम। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति हेलो करो। रिक्त मैम। स्थान की पूर्ति करें में क्या आएगा? ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि वाणी को डॉट डॉट कहा जाता है। वाणी को डॉट डॉट कार्य कहा जाता है। वाणी को डॉट डॉट कहा जाता है। वाणी को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणी को द्वितीयक कार्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ द्वितीयक आएगा। जो है द्वितीयक, सॉरी बोल नहीं रहा है, द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक कहा जाता है। ये जो है वाणी को द्वितीयक कार्य कहा जाता, भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा, तो इसका द्वितीयक वाला होगा बी।
प्रोसोडी फीचर को वाणी का डॉट डॉट एस्पेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सपेक्ट, मतलब कि सुप्रा सेगमेंटल एक्सपेक्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ सुप्रा सेगमेंटल आ जाएगा आपका। फिर है बधिर बच्चों को वाणी सिखाने के लिए लिंक्स ने डॉट डॉट चरण दिए थे। तो क्या आएगा? डॉट 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 में क्या आएगा? कितने चरण दिए थे? किसी का है प्रश्न? नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। 7 चरण दिए थे, अभी मैंने जल्दी ही पढ़ाया था। फिर डी डॉट डॉट एक उरसस, इंग्लिश में ग्लोटल व्यंजन है। क्या है ग्लोटल व्यंजन? के बारे में भी मैंने बताया था। उरस हिंदी में बोलते हैं ग्लोटल। ग्लोटल व्यंजन कौन सा है? केवल एक ही व्यंजन है जो कि ग्लोटल है। तो कौन सा व्यंजन है वो? ह। ह जो है एक उरस्थ या ग्लोटल व्यंजन कहा जाता है। फिर ई वाला, ई जो है कोमल तालु डॉट डॉट उच्चारक है। कोमल तालु, कोमल तालु से कौन से अक्षर उच्चारित होते हैं? क, क, ख, ये सब क्या है? कोमल तालु द्वारा उच्चारित होते हैं। ठीक है। अभी जो है कि हम बड़े प्रश्नों पे आते हैं। बड़े प्रश्न जो है हमारे कौन है? जैसे कि 5-5 नंबर के 5 प्रश्न होंगे आपके, तो इसमें संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। तो वाणी के मापदंड, पैरामीटर्स ऑफ स्पीच के बारे में विस्तार से लिखें। मतलब आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि पैरामीटर्स ऑफ स्पीच 5 नंबर का है, तो पैरामीटर्स ऑफ स्पीच में क्या क्या जो है आता है। तो पैरामीटर्स ऑफ स्पीच के बारे में जो है आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, जो भी पढ़ाया गया है। पैरामीटर्स ऑफ स्पीच जो है, वाणी के मापदंड कौन कौन से हैं, वो जो है आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि कई चीजें आती हैं। वॉइस है, और आर्टिकुलेशन है, रिदम है, क्वालिटी है, लाउडनेस है, ये सब सारी चीजें जो है उसमें आती हैं। तो सभी के बारे में एक्सप्लेन करके फिर है बी वाला है कि सामान्य वाणी एवं भाषा विकास के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाओं यानी प्री रिक्विजिट का वर्णन कीजिए। प्री रिक्विजिट कौन कौन से हैं वो आप लोगों को बता दिया गया है। उसके बारे में आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा कि प्री रिक्विजिट जो है कौन कौन सी हैं, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। हमने बताया था कि नैरोमोनाइजेशन यानी कि परिपक्वता जो है, स्नायु परिपक्वता जो है, सेंसरी परसेप्शन है, कॉग्निशन है, फिजिकल है, स्पीच प्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन है, ये सब सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर है कि सी वाला है होम ट्रेनिंग एवं परिवार की भूमिका। इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि होम ट्रेनिंग और परिवार की भूमिका क्या है। तो मैंने इसके बारे में भी कल ही चर्चा की हुई थी। फिर आपको डी है श्रवण बाधित बच्चों के भाषा एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। 3 कारक मैंने बताए हुए थे, स्कूल रिलेटेड, होम रिलेटेड और इन्वायरमेंटल। तो 3 फैक्टर्स हैं, ये तीनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिर है कि मानव वाणी की विशेषताओं और उनके कार्य बताइए। मनुष्य की जो है वाणी है उसकी विशेषताएं और कार्य, फंक्शन क्या है, आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर है व्यक्तिगत एवं समूह वाक शिक्षा के लाभ एवं हानियां। ये भी बताया गया है कि व्यक्तिगत वाणी क्या है और समूह वाणी में जो बच्चे को शिक्षा दी जाती है उससे क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या हानियां होती हैं। फायदे इसलिए होते हैं, अगर व्यक्तिगत है तो बच्चे पर पूरा टाइम टीचर का पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर रहता है। अगर समूह में है तो सभी बच्चों पर ध्यान रहता है। तो मतलब कि एक एक करके अगर आप देखेंगे तो वो काफी इजीली है, आप लिख सकते हैं। फिर है कि वाणी अध्यापन में विभिन्न प्रकार के उपागमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कौन कौन से अप्रोचेस हैं वो जो है कि 5वां यूनिट में है कि ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच है, मल्टी सेंसरी अप्रोच है, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच है, बहुत सारे अप्रोच है। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट है कि एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वाणी उत्पादन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक चित्र बनाना पड़ेगा आपको पूरा फेस, मतलब कि ऐसा चित्र हो कि जिसमें आधी बॉडी आ जाए।
मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने कई चित्र आपको बताया हुआ था, तो उतना बड़ा चित्र एकदम अच्छे से बनाकर, और कौन सी ध्वनि वाणी कहाँ से उत्पादित होती है उसको जो है लेबलेट करके वहां से लाइन खींच के लिख के आपको बताना पड़ेगा। फिर अलग अलग एक करके उसका वर्णन भी करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट।